रिगार्डिंग सेक्स एजुकेशन, आई पर्सनली फील कि जब लड़कियों में प्यूबर्टल चेंजेस आने लगते हैं, दैट इज़ द टाइम व्हेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स एजुकेशन हैज़ टू बी इंट्रोड्यूस्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ज़्यादा ब्लड लॉस होगा तो बच्ची एनीमिक हो जाएगी तो हार्ट पे बहुत लोड पड़ेगा। तो बहुत ही कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे लड़कियों में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जैसे गोनोरिया हो गया या कोई माइकोप्लाज्मा, क्लेमीडियल इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन, बट द प्रॉब्लम इज कि दे कैन एक्चुअली अफेक्ट द ट्यूब्स and can cause permanent infertility in girls. Hello, welcome to the brand new episode of In Conversation with Dr. Shweta Mittal. आज हमारे साथ डॉक्टर श्वेता मित्तल हैं जो कि वुमेन हेल्थ के बारे में इन डिटेल बात करेंगे मैम हम आज। वेलकम टू आवर शो मैम। नमस्कार। अगर हम बात करते हैं मैम, बहुत कॉन्वर्सेशन हमारे रहे रिगार्डिंग वुमेन हेल्थ को लेकर और बहुत पॉइंट ऑफ कंसर्न आज की डेट में है, बिकॉज मी बीइंग अ मदर, देयर आर लॉट ऑफ मदर्स हु आर बीइंग कंसर्न्ड। आजकल छोटे बच्चों को मेनार्की इज इन वेरी अर्ली एजेस, एज इन 9 years, 8 years में पाई जा रही है, जो कि हमारे टाइम में ड्यूरिंग आवर टाइम्स इट वाज 11 years, 12 years. Yes. So ये सडन डिक्लाइन ऑफ एज क्यों हो गया मैम? तो सबसे पहले आई थिंक आई वुड लाइक टू टेल कि व्हाट इज मेनार्की। मेनार्की मीन्स जब किसी भी लड़की को फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है। सो इसका एक एज रेंज है, दैट एज रेंज इज नॉर्मली बिटवीन 9 to 13 years. अब पहले अगर हम लेना अबाउट मोर देन अ डेकेड बैक, 10 साल या 15 साल पहले, तो इंडिया में जनरली मेनार्की का एक रफ टाइम होता था 11 साल। अगर आप पूछो तो 11 से 13 साल की उम्र में मेनार्की होती थी। एंड वेस्टर्न वर्ल्ड में हम कहते थे कि मेनार्की जो है वो बच्चों में जल्दी आती है बिकॉज ऑफ बेटर न्यूट्रिशन एंड स्लाइटली मोर ओबेसिटी। अब ये ट्रेंड इंडिया में भी आ गया है। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग अगर मेनार्की 9 साल से 13 साल के बीच में आ रही है, सो इट इज़ परफेक्टली ओके, बिकॉज आई थिंक अब इंडिया में बेटर न्यूट्रिशन हो गया है ऑल्सो। लेकिन एक और चीज़ है जो थोड़ी प्रॉब्लमैटिक है, वो है चाइल्डहुड ओबेसिटी। तो उसकी वजह से मेनार्की कुड बी अर्ली। हाउएवर अगर पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल 8 साल या उससे भी कम उम्र में शुरू हो जाए, देन इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड डेफिनेटली रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाना जरूरी रहता है पेरेंट्स के लिए। अनलाइक आई मेट वन ऑफ द पीडियाट्रिशियन जिन्होंने हमसे बताया था कि ओबेसिटी इज कमिंग एज अ पैंडेमिक इन इंडिया नाउ। सो इस ओबेसिटी को लेके आप क्या गाइडेंस देंगे पेरेंट्स को स्पेसिफिकली? आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसे अगर हम पुराने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे जाएं तो बहुत सिंपल ग्रेन्स खाए जाते थे, बाहर खाने का प्रचलन नहीं था जो अब है। अब जैसे हम अपने घर में देख लें या किसी भी एक कॉमन हाउस होल्ड में देख लें, सो 2 या 3 या उससे भी ज़्यादा बार बाहर का खाना आता है जिसमें मैदे की कंजम्पशन ज़्यादा है या ट्रांस फैट ज़्यादा है। सो मेरा यही सजेशन है कि एक तो बच्चों को बचपन से फिजी ड्रिंक्स उसमें नहीं डालना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत कार्बोहाइड्रेट होता है। होम बेस्ड ड्रिंक्स जैसे नींबू पानी इज़ अ बेटर ऑप्शन, या नारियल पानी इफ़ चिल्ड्रन कैन हैव इज़ अ बेटर ऑप्शन, या अपने घर पे ही कुछ वेराइटी बनाइए। नंबर 2, आई थिंक मैदे का कंजम्पशन। सो अगर मैं कहूँ पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, पास्ता, मोमोज, सो ये जो बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इनको आप अवॉइड करिए, या अवॉइड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक रेस्ट्रिक्ट करिए कि एक पर्टिकुलर नहीं, जैसे वंस अ वीक ही खाया जाएगा। एंड देन रेस्ट ऑफ द एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज कि बच्चों को स्पोर्ट्स में डालिए, किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में डालिए। ठीक है बच्चे ट्यूशंस में जाते हैं, बट ऑलवेज स्पेयर टाइम फॉर सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेले पार्क में जाके या कोई भी स्पोर्ट्स ज्वाइन करें जो आपके घर के पास फैसिलिटी हो। मैम एक बहुत बड़ा कंसर्न पेरेंट्स का हो जाता है जब मेनार्की अर्ली आती है, विद रिस्पेक्ट टू मदर्स स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, बहुत बड़ा फियर रहता है कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ेगी। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर मेनार्की 8 वर्ष या उससे पहले आ जाती है तो यस, बोन ग्रोथ कम हो सकती है और उसके लिए हम लोग कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस जांचें करते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं जिसे हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। और फिर अगर हमें लगता है कि हाँ वाकई बोन एज जो है वो बच्चे की आगे चल रही है उसकी उम्र के हिसाब से, तो फिर हम उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट्स देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं। तो लेकिन हाँ, अगर आपकी मेनार्की 9 साल से 11-13 साल तक आ रही है तो
वो परफेक्टली नॉर्मल है एंड बच्चे की हाइट बिल्कुल नॉर्मल होगी एंड हाइट इज ऑल्सो डिटर्मिनेंट ऑफ जेनेटिक्स, है ना, कि पेरेंट्स की क्या हाइट है, बट बच्चे आमतौर दोनों पेरेंट्स से थोड़े टॉल निकलते हैं। मैम जैसे कि अगर हम बात करें अगेन विद रिस्पेक्ट टू मदर्स, ये जो मेनार्की वाला पीरियड होता है, बच्चा ग्रोथ कर रहा होता है, बहुत बार होता है उसकी मेंटल स्टेट को समझ नहीं पाते पेरेंट्स, बिकॉज बहुत अर्ली मेनार्की आ चुकी है एंड उसको लोग और सारे फ्रेंड्स को नहीं हुआ है। सो हाउ टू फेस दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स आल्सो? यस, सो यू नो, देखिए अब मैं अगर अपने ही बेटे की स्कूलिंग देखूं, सो आई रिमेंबर दैट दिस काइंड ऑफ एन एजुकेशन हैड स्टार्टेड फ्रॉम क्लास 6। तो जब करीबन यू नो बच्चे 10-11 साल के हैं तो ये एजुकेशन स्टार्ट होनी चाहिए। नंबर 2, आपके घर में एक फ्री एटमॉस्फेयर होना चाहिए जहां बच्चे को झिझक नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट पेरेंट्स को खुद से ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जैसे कि आप कभी कोई टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं या आपने कोई मैगजीन देखी, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस तरीके से इनडायरेक्ट एजुकेशन स्टार्ट हो। एंड अगर आपकी फैमिली में बड़ी बहनें हैं तो वो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि वहाँ या आपकी कोई कज़न सिस्टर्स हैं तो वो बहुत इजी हो जाता है बताना बच्ची को कि यू नो मेनार्की क्या होती है या बॉडी में क्या चेंजेस आ सकते हैं, या अब आप ग्रो कर रहे हो तो अब आपके मूड्स चेंज हो जाएंगे। इनफैक्ट स्कूल में फ्रेंडशिप्स बदल जाती हैं, लोगों के फ्रेंड चॉइसेस बदल जाती हैं। जब लड़कियां बड़ी हो रही होती हैं तो कई बार वो सिर्फ लड़कियों में ही कन्फाइड करना चाहती हैं, थोड़ा बॉय से दूर रहती हैं। सो ये सारे चेंजेस आते हैं एंड इट्स अ पार्ट ऑफ प्यूबर्टी। एंड आई थिंक अगर वो एजुकेटेड हैं और वो जानती हैं तो आई थिंक प्यूबर्टी जो है, जो उनके प्यूबर्टल चेंजेस हैं, वो आसान हो जाएंगे। मैम अगर हम बात करते हैं फर्दर मोर, व्हाट इज द राइट टाइम टू एजुकेट एनी गर्ल रिगार्डिंग दी सेक्स एजुकेशन? बिकॉज हम आजकल देखते हैं मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, माई चॉइस वाला सिस्टम होता है। सो व्हाट इज द राइट, लाइक बच्चे को समझाना कि दिस इज नॉट द राइट एज फॉर यू टू गो फॉर ऑल दीज थिंग्स। सो देखिए, मैं एक चीज़ बताती हूँ, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, आई थिंक आजकल की एजुकेशन में इवन फ्रॉम नर्सरी गर्ल्स एंड बॉयज आर टॉट व्हाट इज गुड टच एंड व्हाट इज बैड टच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे को सबसे पहले ये जानना चाहिए दैट व्हाट इज एक्सेप्टेबल and what is not acceptable, even when it concerns कि कोई बहुत आपके close family members हैं, उनके लिए भी ये rule लागू हैं that what is a good touch, what is acceptable and what is not acceptable. Regarding sex education, I personally feel कि जब लड़कियों में pubertal changes आने लगते हैं, that is the time when the concept of sex education has to be introduced. I think it's a very sensitive matter. आज भी हम लोग अपने household में बहुत खुल के शायद इस मैटर को डिस्कस नहीं कर पाते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आई वुड से कि जो पेरेंट्स हैं जिनके लड़के हैं उनको भी बहुत ज़रूरी है अपने बॉयज़ को एजुकेट करना, एंड जो गर्ल्स हैं उनके पेरेंट्स को भी ज़रूरी है ये एजुकेशन देना। आई थिंक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम गर्ल्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। कॉमन चीज़ें तो दो लड़के और लड़कियों के लिए ये है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं, बट अगर अब आप इनके अगर साइंस के चैप्टर्स देखें तो व्हेन दीज चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप, तो इन सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स हमारे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किए हैं। तो बहुत ज़रूरी है, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि जब पेरेंट्स ये देखते हैं कि ये सब चैप्टर्स हैं तो उस समय बच्चों के साथ बात करना, या कभी कोई मूवी देखी या कोई सीरियल देखी या कोई मैगजीन देखी, तो बहुत सारे तरीके होते हैं जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ईजिली बात कर सकते हैं। आई थिंक इसको बहुत बड़ा एक इश्यू ना बनाकर या मैटर नहीं बना के, बट एक इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन करके इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम लड़कियों को ये बताना बहुत ज़रूरी है अबाउट कॉन्ट्रसेप्शन, अबाउट अनवांटेड प्रेगनेंसीज एंड कैसे इनसे बचा जाए, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू इंडल्ज इन एक्टिविटीज़ जिससे उनको कोई भी तरीके का फिजिकल या मेंटल हार्म पहुँचे। So I think this is a sensitive matter, but it needs to be discussed. Schools also discuss it. We as parents need to discuss, and it's very important. For any school in that case, ma'am, counselors are very important to counsel such kind of questions of the students.
Yes, so a very good counselor, I think, in all the good schools is mandatory nowadays. And कभी-कभी क्या होता है, बच्चा ना अपने पेरेंट्स को ही कुछ बता नहीं पाता, बट किसी confide नहीं कर थर्ड पाता। पर्सन को बताता है. बट प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपने फ्रेंड्स को बहुत कॉन्फिडेंट मानते हैं. True. एंड अल्टीमेटली तो वो बच्चे हैं, तो वो उस मैटर Advice नहीं को दे सकते। एडवाइस नहीं दे सकते, उसको डील नहीं कर सकते. तो शायद स्कूल का काउंसलर उस समय बहुत इम्पोर्टेंट हो, या कोई टीचर्स, जैसे कि मुझे याद है मेरे बेटे के स्कूल में ड्यूरिंग द होम रूम क्लासेस टीचर्स वुड ऑलवेज डिस्कस सम मैटर. सो दीज मैटर्स नीड टू बी डिस्कस्ड डायरेक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इक्वली दोनों को, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ नीड टू बी एजुकेटेड. बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स एक रिस्पेक्ट बाउंड्री बन जाती है शायद पे बच्चों के लिए, वो दे डू नॉट डिस्कस ऑल दीज इश्यूज. यस, बट यू नो, अगर आप अपने बच्चे के साथ फ्रीली डिस्कस करते हैं, समटाइम्स यू नो, इवन वॉचिंग मूवीज फ्रीली, डोंट स्किप द सीन्स, यू नो, वॉच एज अप्रोप्रिएट मूवीज एंड सीरियल्स, बट डोंट स्किप द सीन्स, बिकॉज आप उस मुद्दे को फेस नहीं करना चाह रहे अपने बच्चे के साथ. आई थिंक दैट शुड नॉट बी डन एनी मोर. उसको आप करिए, एंड जो बच्चे के दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उससे क्या होता है, बच्चे को समझ में आता है कि हाँ, दिस इज नॉर्मल. ही डजंट कंसिडर दिस एज एबनॉर्मल, तो वो ज्यादा पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा. मैम, अगर हम बात करते हैं जैसे इस एज की बच्चियां होती हैं 9 years ऑनवर्ड्स एंड ऑल, क्या सेक्सुअल कंटेंट उनके लिए देखना कितना फीजिबल है और कितना नहीं है? आई थिंक, देखिए, गवर्नमेंट ने एक तभी वो हर मूवीज में एक एज कंट्रोल होता है, दैट दिस कंटेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर 13 years and above. It is not appropriate for, you know, then there are certain contents which are only for 16 years and above. So I think as parents, parental guidance is very important. You need to link your vulnerable children who are still young, their email IDs or Instagrams. They should not be made so soon in life. But जैसे कि recent modern education asks for an email address. आजकल सब homeworks, and then there are Google classrooms. But parental guidance and control is very important. So when your children log into a device, I think बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि वो क्या कंटेंट कर रहे हैं. अगर इनका कोई सोशल मीडिया ग्रुप बन गया है, पहली बात तो एक एज से पहले नहीं बनना चाहिए, बट देन यू शुड बी एबल टू सी दैट. तो ये बहुत डेफिनेट है, बिकॉज कीपिंग अ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो बच्चों को लगेगा कि पेरेंट्स आर डिक्टेटर्स. वी आर नॉट डिक्टेटर्स, वी आर जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग डिसिप्लिन एंड ट्राइंग टू सेव दीज चिल्ड्रन फ्रॉम कॉन्सिक्वेंसेस. ट्रू मैम. So this is very important to know for all the parents कि वो hold रखें बच्चों पे, because now all the parents are working. So they should keep a check on their children कि वो क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, because that again has an impact on their brain. Yes, majorly. And I feel कि चाहे बच्चों की age appropriate content दिखाना बहुत जरूरी है. Moving towards their age, मैम, जैसे आपके मिनार्की हो गई, कई बार हम नोटिस करते हैं बच्चों को मिनार्की का जो पीरियड होता है 28 days या 30 days का, वो नॉर्मल नहीं रहता है. सो हाउ टू फेस दीज काइंड ऑफ थिंग्स, एंड क्या राइट टाइम है डॉक्टर को दोबारा कंसल्ट करने के लिए अगर बच्चे के पीरियड्स नॉर्मल नहीं आ रहे हैं? 1.5 महीना हो जा रहा है कई केसेस में, एंड इट्स एक्सटेंडिंग टू 2 months ऑल्सो. फिर कभी फ्लो ज्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या होता है, जब शुरुआत में फर्स्ट टाइम जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, तो शुरुआत के 1 से 3 साल क्या होता है, अभी बॉडी और ब्रेन एडजस्ट कर रहा है, जिसको हम हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस कहते हैं. तो ये हो सकता है क्योंकि उस समय क्या हो रहा है, हर महीने एग फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बट पीरियड्स आ रहे हैं. तो पीरियड्स बहुत एबनॉर्मल हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट साइकिल आई लेकिन कुछ महीने नहीं आए, फिर कभी कभी बहुत जल्दी आने लगे, आ रहे हैं तो पीरियड्स काफ़ी कम आ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा फ्लो आ रहा है. आई वुड से कि अगर आपके शुरुआत के कुछ पीरियड से 40 days में आ रहे हैं या 50 days में भी आ रहे हैं, और ब्लीडिंग एक आम 3 से 5 दिन हो रही है, नथिंग टू वरी. लेकिन नथिंग टू वरी इन दैट, बिकॉज ये धीरे धीरे 1 या 2 साल में अपने आप ही सेट हो जाएगा. इतना ध्यान रखना है कि इस एज ग्रुप में वही वेट, वज़न ज़्यादा बढ़ने लगता है, बिकॉज बच्चों के पास पढ़ाई का प्रेशर है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, घर में आके वो बहुत सारे गैजेट बेस्ड गेम्स करते हैं और आउटडोर गेम्स कम करते हैं. तो उसमें क्या होता है, मोटापा बढ़ने लगता है, तो उससे ये इश्यूज बढ़ जाते हैं, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स. तो उस पर ध्यान रखेंगे. सेकंड है कि अगर
इवन इन यंग गर्ल्स अगर 1.5 महीने पीरियड्स चले जा रहे हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई वुड से इवन 2 हफ्ते से ज़्यादा चले जा रहे हैं, देन इट्स एबनॉर्मल, बिकॉज इवन दो आप ब्रेन को तो सिग्नल नहीं दे सकते कि वो सेट हो, वो तो अपने आप ही होगा धीरे धीरे, बट क्या होगा, इतना ब्लड लॉस से बच्ची एनीमिक हो जाएगी, है ना, खून की कमी हो जाएगी। सो उस समय आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है एंड बहुत लो डोज हम हार्मोनल पिल्स देंगे एंड जिससे वो 1 या 2 महीने लेने से फिर धीरे धीरे कंट्रोल में सेटल हो जाता है, हाँ कंट्रोल में आ जाता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको ये जानना है कि अगर 3 to 7 days ब्लीडिंग है तो ठीक है, लेकिन अगर वो 10 दिन से ज़्यादा चले जा रहा है, नई ब्लीडिंग रुक रही है, तो डेफिनेटली आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज मैम। जैसे अर्बन सिटीज हैं उनमें तो लोगों को इन्फॉर्मेशन है, बट अगर विलेज की बात करें तो बहुत लोग नॉर्मल समझते हैं, 2 हफ्ते के पीरियड्स को भी नॉर्मल समझते हैं, बट जो उसका हेल्थ डिटेरिएशन होता है इस पे कोई फोकस नहीं करता है। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ज़्यादा ब्लड लॉस होगा तो बच्ची एनीमिक हो जाएगी तो हार्ट पे बहुत लोड पड़ेगा। सो वेरी रिसेंटली आई हैड अ गर्ल जिसका, खैर इतने यंग एज में नहीं होगा, बट वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर सालों साल एनीमिक रहोगे तो फिर वो हार्ट पे लोड होता है और हार्ट फेलियर में जाता है। तो हमें ये सब नहीं उस स्टेज पे पहुंचाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जानिए कि क्या अलार्मिंग सिम्टम्स हैं या किस वक्त आपको गायनेकोलॉजिस्ट को रेफर करना है, अप्रोच करना है। सो मैम अभी जैसे 13 इयर्स 14 इयर्स की लड़कियों को हम देखते हैं पीसीओएस एंड पीसीओडी की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन पाई जा रही है, लाइक प्रेवलेंट प्रॉब्लम्स है आजकल के टाइम में। सो इस पे आप कैसे फोकस करोगे? सो देखिए, पहली बात तो समझिए कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है। मतलब यू आर बॉर्न विद अ टाइप ऑफ ओवरी, इट इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन फैमिलीज जहाँ डायबिटीज़ है पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को, और ये तो आप एक पर्टिकुलर ओवरी के साथ बॉर्न हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत एबनॉर्मलिटी है। शुरू में एबनॉर्मलिटी तब आती है अगर अल्ट्रासाउंड ये कहे कि ओवरीज पॉलीसिस्टिक ओवरीज टाइप लग रही हैं, बट पीरियड्स भी रेगुलर हैं, वेट भी अंडर कंट्रोल है, कोई बॉडी पे एक्सेसिव एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ नहीं है, तो उस पे अलार्मिंग कोई चीज़ नहीं है। अल्ट्रासाउंड बहुत बार ये कह सकता है कि ओवरीज पॉलीसिस्टिक हैं, बट प्रॉब्लम तब आती है जब बिकॉज ऑफ दिस पीरियड्स लेट होने लगते हैं, एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने लगती है, या ओबेसिटी है, या आप बहुत बार देखेंगे बच्चियों के गर्दन के आसपास या अंडर आर्म्स काले हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एक्नेथोसिस, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस दिखा रहा है, या बहुत एक्ने हो गए, पिंपल्स हो गए, या काफ़ी हेयर लॉस हो रहा है, या एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ ऑन द बॉडी अदर देन हेड, अगर चिन पे हो गए, अपर लिप पे हो गए, साइड बर्न्स, चेस्ट, बैक, थाई, तब हम उसे कहेंगे कि हाँ, एंड पीरियड्स भी लेट आ रहे हैं, दैट मीन्स ओवुलेशन स्किप हो रहा है। द आंसर इज लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, बिकॉज ओवरी वैसी ही रहेगी, ओवरी नहीं बदलेगी, लेकिन जो उसकी वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से जो उस पे बुरा प्रकोप पड़ रहा है वो कम हो जाएगा। सो द बैड इफेक्ट ऑफ poor lifestyle and obesity increases the problem of PCOS. So again for all the parents जो ये watch कर रहे हैं कि polycystic PCOS अगर बच्चे को है, so that is due to their parents और grandparents के diabetes की वजह से। So one predisposing factor is this, and second is your lifestyle. Yeah. So these two major factors are there. Right. So आप इस situation को control कर सकते हैं by keeping weight. आता नहीं है, ये है, ये by birth है. By birth है. तो बहुत सारे लोगों को मिथ होता है कि PCOS अभी हो गया, अभी नहीं हुआ, उसका सिम्टम ज्यादा दिखने लगे क्योंकि शायद आपका वेट बढ़ गया। जैसे इंडियंस में इवन दो बॉडी मास इंडेक्स ठीक होगा, लेकिन पेट के आसपास जिसे हम विसरल ओबेसिटी कहते हैं या फैट, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू कॉकेशियंस। इसीलिए लोग कहते हैं कि मेडिटेरेनियन डाइट इज वन ऑफ द बेस्ट डाइट्स, बिकॉज वो मीट ईटर्स हैं, लेकिन उससे पहले वो एक बहुत हेल्दी बोल ऑफ सैलेड खाते हैं। मैम मूविंग टुवर्ड्स द सेम टॉपिक, बच्चों को लेकर जो हम आज बात कर रहे हैं, अगर हम बात करते हैं जो एज होती है बच्चों की, like 17-18 years now, moving towards that, बहुत सारे लोगों का सोचना होता है कि this is a very tender age for any girl, especially if I talk about girl, as you mentioned, unprotected sex and all. So to introduce the right thing to the villages also and to urban people also, कि how to take this thing कि sexual education तो हमने दे दी schools में, but now how to hold a child from doing all these kind of activities which may lead to another problems as in
STDs and all. So it's very important कि पहले क्या होता था, if a girl or a boy was sexually active, it was called a social taboo. I think सबसे पहले तो ये हमें हटा देना चाहिए. Rather than telling younger population that Not to have. not to have, it is better to tell people what is the right age where you can it is acceptable to have sexual activity, which is in India anything less than 18 years is accounts for a rape. So there is a time where a sexual activity is okay. Number one, it's not a social taboo. Number two, but उससे ज़्यादा important है ये बताना about contraception, जो हम ignore करते हैं. हम younger population को ये नहीं कह सकते कि आप sexual activity में indulge नहीं करें, but most important उनको ये बताना है what is the harm अगर आपने unprotected contact किया. Then number two, having multiple partners, how it can expose to other sexually transmitted infections. So that is very, very important. Self-protection is important. And also I know we understand that pubertal changes में बहुत सारे attractions होते हैं, sexual desires arouse होते हैं, but there's a right age to start sexual activities. So ma'am, this is only for majorly for all the girls, जो young girls हैं. I would like to know them at least कि क्या-क्या sexually transmitted disease हैं, उसके after effects क्या होते हैं ma'am? Right. तो बहुत ही common sexually transmitted infections होते हैं, जैसे लड़कियों में pelvic inflammatory disease जैसे gonorrhea हो गया या कोई mycoplasma. Chlamydial infections are very common, but the problem is कि they can actually affect the tubes and can cause permanent infertility in girls. Then others are herpes simplex, human papilloma virus जिसकी vaccine अब available है, and of course HIV. So these are few of the, even hepatitis B can be sexually transmitted. So some hepatitis are also sexually transmitted. इसीलिए बहुत ज़रूरी है that right time vaccinations जिन viruses के लिए वो available है. Telling and teaching people about not having multiple sexual partners and the right age to start sexual activity and the knowledge of contraception, which is very, very important. I think बहुत important है कि contraception के बारे में जानकारी दी जाए बच्चों को. Again to all the young girls, ma'am, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब तो we had our sex now. It can be protected through 72 hours जो emergency pills होती हैं. How safe is that for those girls? That is very, very unsafe because उसमें around 30 to 40% failure rate है. So the best method of contraception is barrier, which is condoms, because उसी से आप sexually transmitted infections prevent कर सकते हो. Neither from pills, nor from injectables, nor from any other method. But उन सब में iPill is, which is an emergency contraception, is the poorest. So this is again only the information for all the girls who are thinking कि ये emergency pills they are a boon for them. Yes, but of course अगर एक sexual contact हो गया during the peri-ovulatory period जब आपके fertile days थे, then yes, you have no other option और फिर आप ये emergency contraception use कर सकते हैं. So to an extent only they can be safe, as you mentioned. To an extent. Some कभी-कभी मेरे पास young बच्चे आते हैं where these young girls they are repeatedly having it. अब उससे क्या होगा? Menstrual abnormality हो जाएगी, वो भी होगी, and of course there is always a risk of pregnancy and pregnancy related complications like tubal pregnancy. So ये भी बहुत important है. Since now you're running out of time now, तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में जरूर कंटिन्यू करेंगे और HPV वैक्सीन पे मैं जरूर एक पूरा पॉडकास्ट आपके साथ लेना चाहूंगी जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को दे सकें. Thank you, Aparna. I think it's a wonderful initiative. This idea was yours. And what we have decided is कि हम एक-एक topic को completely discuss करेंगे right from menarche से menopause. And I hope that our viewers are benefited. Any other questions, I think, can always be posted on my email or website and we'll be happy to resolve. Thank you. Thank you, ma'am.